मेरा सवाल ये है मनोज जी कि आप देश और दुनिया सब जगह जाते हैं, दुनिया में भाषण देने, कैंपेन करने, गाना गाने, आप राजनीतिक प्रचार पूरे देश में करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जब बंगाल गए आप प्रचार करने तो क्या क्या सुनाई पड़ता है वहां लोगों से? क्या सुनाई पड़ता है? कुछ एहतियात बरतने को कहा जाता है, ऐसा मत बोलिएगा, ऐसा मत करिएगा, खतरनाक जगह, क्या कहा जाता है बंगाल के बारे में पॉलिटिकल कैंपेन के मामले में? दीपक भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मेरा बंगाल से बहुत पुराना रिश्ता है। আমি একটু বাংলা भी জানি, আমার বাড়ি আছে ওখানে, और আমি ওখানে চাকরি করছিলাম, मैं वहाँ नौकरी करता था, और पिछले 6 वर्षों से मैं लगातार पश्चिम बंगाल में प्रचार करने जाता हूँ स्टार प्रचारक होने के नाते। कल का पश्चिम बंगाल का हर जगह से आवाज़ उठता था कि भाई हमको वोट नहीं डालने दिया जाता, वोट डालने में गुंडागर्दी होती है। अगर हमने कह दिया कि हम कमल को वोट देने जा रहे हैं तो फिर हमारे बाद में घर तोड़ दिए जाएंगे, चाकू मार दिए जाएंगे। इसलिए हम लोग डर के मारे भी जो जाते हैं तो हम लोग जो यहाँ पे जो हवा होती है उन्हीं को वोट देते हैं, और उसी के नाते कभी सीपीएम कभी टीएमसी हुआ। आज जब हम जा रहे हैं दीपक भाई, तो हर आदमी हमें पकड़ पकड़ के कहता है बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, और ममता दीदी के तुष्टीकरण से मुक्ति दिलाओ। और हर तरफ जहां जाइए ना लोग मुस्कुरा के कहते हैं जय श्री राम। अभी तो एक नया नारा सुन लिया कि हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, और बीजेपी घोरे घोरे। अब जितना मैं पश्चिम बंगाल को जानता हूं, उस नाते ये इशारे हमारे लिए बहुत हैं। और यहां तक कि जो अभिनय की दुनिया के लोग हैं, जो लोग कल तक बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के बारे में नहीं सोचते थे, वो भी सोचने लगे नहीं আবার बीजेपी আসবে, আবার बीजेपी আসবে, अमित शाह के बोले देवेन, আবার बीजेपी আসবে, जेपी नड्डा जी के बोले देवेन, मोदी जी के बोले देवेन। मैं समझता हूं ये परिवर्तन अपने आप में इतना बड़ा है, जो लोग मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, मैं भी अभी अपनी कमेटी के मार्फत वेस्ट बंगाल घूम के आया, तो कल और आज में जो मैं सुन रहा हूं उस आधार पे हम निश्चित रूप से बताते हैं पश्चिम बंगाल टीएमसी के ये आतंक के राज से, तुष्टीकरण से, करप्शन से, बिल्कुल धार्मिक भेदभाव से परेशान हो के आजिज हो चुका है, और उसको आशा है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से आशा है। आप ममता दीदी की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं, खास तौर पर जब वो जय श्री राम का विरोध करती हैं? सवाल उठता है क्यों करती हैं? और अब उन्होंने नया नारा, जैसे आपने कहा हरे कृष्णा हरे राम, उन्होंने एक और नया नारा दिया जय श्री राम। तो क्या काउंटर पॉलिटिक्स करना चाहती हो भारतीय जनता पार्टी के इन सबसे माध्यम से? दीपक भाई, मैं आपको बड़ी विनम्रता से बताता हूं कि इस समय ममता दीदी वो अपने खुद के औरा में ऐसी डूबी हुई हैं, उनको पता ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल उनके हाथ से निकल चुका है। उनके कारण मां परेशान है, माटी परेशान है, मानुष परेशान है, और दर्द में बिलबिला रहा है भैया। और ये भाव एक एक व्यक्ति के अंदर चला गया है। तानाशाही ममता दीदी का जो एक समय था जब उनको कहा जाता था कि ये आम लोगों की नेता है, आज लोग कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाह है। मैं एक टैक्सी में एक दिन घूम रहा था, मैं ममता दीदी के घर के बगल से गुजरा, ड्राइवर मुझे बोलता है कि एखाने सोबे बाड़ी ओखान भतीजा किने लिए छेन, माने इधर के सारे घर जो है वो उनके भतीजे ने खरीद लिया है। वो चप्पल पहनती है लेकिन चप्पल पहनने वालों का दर्द उसमें नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस में लगी है। अब ये मैं एक ऐसे ड्राइवर का जो कल तक टीएमसी का सपोर्टर था, तो ऐसे में मैं बताऊं कि ममता दीदी, अब अभी मैं बोलूंगा ममता दीदी बोलूंगा, लेकिन ममता दीदी जिस माँ माटी मानुष की बात करती थी, वो तीनों रो रहे हैं, कराह रहे हैं, रोना तो छोड़िए कराह रहे हैं। और ममता दीदी की जो पॉलिटिक्स है
उनको एक ऐसे कुछ लोग मिल करके ऐसी कोठरी में डाल दिए हैं जहां वो कुछ भी नहीं देख रही हैं। पश्चिम बंगाल उनको हटाने का निर्णय ले चुका है। ये मैं आपको पश्चिम बंगाल के लोगों से मिलने, वहां जाने, वहां के बातचीत से निष्कर्ष निकाल के दे रहा हूं दीपक भाई। लेकिन ममता बनर्जी तो कहती है कि लोकसभा चुनाव की बात अलग है, विधानसभा चुनाव तो विधानसभा के हैं, मैं नेता हूं, मुझे वोट पड़ेगा। और पिछली बार भी गलती से बीजेपी इसलिए जीत गई क्योंकि सीपीएम ने अपने पूरे वोट बीजेपी को ट्रांसफर करा दिए। इसको हकीकत के तौर पर देखते हैं, इसीलिए 18 सीटें आई लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की। यह दावा था एक बड़े मंच पर ममता बनर्जी का। जो लोग पश्चिम बंगाल के इतिहास से वाकिफ हैं उनको जानना चाहिए कि चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, पश्चिम बंगाल की जनता जिधर जाती है पूरे तौर पे जाती है। आप पहले का देख लीजिए, सीपीएम का समय होगा, कांग्रेस का समय होगा, अब टीएमसी का समय था, लेकिन सब कुछ था। आज आप सोचिए ना, इस देश के कोई किसान नेता या कोई भी नेता ये नहीं कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में किसानों को 6,000 रुपया क्यों नहीं मिल रहा है। आज कोई भी क्यों नहीं कह रहा है कि अम्फान का 3600-3500 करोड़ रुपया कहां गया। वास्तविकता यह है कि पश्चिम बंगाल विचार में आता है तो पूरी तरह आता है। वो जब से उसको नरेंद्र मोदी पे विश्वास हुआ है, अब उसको पूर्णतया विश्वास हो गया है। गरीबों को विश्वास हुआ है, सभी धर्मों के लोगों को विश्वास हुआ है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये पश्चिम बंगाल में सर चढ़ के बोल रहा है दीपक भाई। मैंने बहुत सारे कम्युनिटी के साथ बात की है। अब लोगों को तानाशाही नहीं चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट में करप्शन का कहीं नहीं, कटमनी का कहीं नाम नहीं होना चाहिए। और मेरे पास तो वो शब्द नहीं है, मैं तो बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखने के लिए जाना जाता हूं। जिस प्रकार से इन लोगों ने पुलिस का दुरुपयोग किया है, पुलिस के लोग भी रो रो के डंडे चलाए हैं, रो रो के उन्होंने आंखें बंद की हैं बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोके जाने पर। हम बहुत सारे ऐसे लोगों से भी संपर्क में हैं जो इंतजार कर रहे हैं बस इस बार वोटिंग आए और इस बड़ी जो पश्चिम बंगाल की दुर्दशा की सबसे कारण है टीएमसी, उसको हटा दिया जाए। ये मैं अपने अनुभवों से आपको बता रहा हूं, जो लगातार संपर्क में हूं पश्चिम बंगाल से। लेकिन लगातार राजनीतिक हिंसा हो रही है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डरेंगे और डरने के बाद विचारों में परिवर्तन हो जाता है, वोट डालने के पैटर्न में परिवर्तन हो जाता है। क्या आपको लगता है ये चुनाव फ्री एंड फेयर हो पाएंगे अगर ममता बनर्जी का शासन रहा तो, या वहां राष्ट्रपति शासन क्यों न लगा दिया जाए? देखिए, आपके इस बात में थोड़ा सा हम दम देख रहे हैं दीपक भाई कि लोगों में भय का वातावरण तो है, लेकिन जब से नड्डा जी ऐसे ऐसे इलाकों से गुजर के और गुंडों का जवाब देते हुए निकले हैं, जब से अमित शाह जी लगातार सड़कों पे चल रहे हैं, गरीब के घर में खाना खा रहे हैं, और जिस प्रकार से लोगों में ये वो विश्वास वापस आया है कि अब कोई डरा नहीं सकता। अब पश्चिम बंगाल में लोग गुंडों को जवाब देने लगे हैं। अब गुंडों का राज नहीं चलने देंगे और उनके साथ केंद्र की सरकार कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए हर तरह से खड़ी है। यह विश्वास हुआ है। यह विश्वास तब भी हुआ था जब सीबीआई के अधिकारियों को वहां की पुलिस ने रोका था और उनको जो सजा मिली उस पूरा देश देखा, आपने भी सबको दिखाया। अब तानाशाही नहीं चलेगी, कानून का राज है। और जिस प्रकार से मैं अमित शाह जी, गृह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं उनको कि उन्होंने बंगाल के लोगों का डर निकाला है, और अब इस आने वाले समय में वो तो 200 का टारगेट दे रहे हैं, मुझे लगता है इससे 10-15 सीट ज्यादा होगी दीपक भाई। अब पश्चिम बंगाल के लोग डर के साए से निकलने लगे हैं और चुनाव आते आते चुनाव के दिन तक पूरी तरह से ये डर समाप्त होगा। आज गृह मंत्री जब शहर के अंदर थे, पश्चिम बंगाल के अंदर थे, तो ममता बनर्जी ने उनको एक चैलेंज किया है, और उनका चैलेंज ये है, आप मुझसे छोड़िए, अभी अभिषेक बनर्जी से ही निपट लीजिए। उनके कमेंट को कैसे देखते हैं आप? चुनौती में वो आगे अभिषेक बनर्जी को खड़ा कर रही हैं।
देखिए, ममता दीदी, ममता बनर्जी जी, वो जान चुकी हैं कि अब खेल समाप्त है। वो तब भी आप देख सकते हैं जब वो कई इंटरव्यू में बैठ रही हैं, जिस दिन उनके मुंह से जय सियाराम निकला, मुझे मालदा के उस बेटी की वो रेप और उसकी हत्या की घटनाएं याद आ रही थी। जिस दिन उनके मुंह से जय सियाराम निकला, उनके चेहरे के भाव को मैं देख रहा था। दीपक भाई साहब, दीपक जी, आपने तो बहुत लंबी एक समय श्रृंखला देखी है मीडिया में काम करते हुए। इस समय जो चिड़चिड़ापन है, जो ममता दीदी का बौखलापन है, एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है, वो जो अपने भतीजे का नाम थोड़ा सा मुझे अभी, अभिषेक, वो जो भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है, उसको आगे करने का मतलब ये है कि ममता दीदी ये मान चुकी है कि अब मेरा समय समाप्त हो गया है और पश्चिम बंगाल की जनता अब मां माटी मानुष की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तिवारी जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपने इनसाइट शेयर करने के लिए।